One second. Is my screen visible to you? Yes, sir. Visible. Okay. So we are going to discuss leave rules. Is there any issue? ठीक है, I'm just going to start now. I think it is visible to you, है ना? बीच बीच में मुझे बोलते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग हैं क्लास में. ठीक है. लीव रूल्स एंड ज्वाइनिंग टाइम. So there are certain principles related to leave rules. First one is leave cannot be claimed as matter of right, है ना? Or once you have applied for any leave in writing, there could be some chances that your leave may be refused due to some ऑफिशियल एक्सीजेंसीज कि भाई आपके ऑफिस में ऐसा काम है तो आपको ये लीव नहीं दी जाती. ठीक है. बट अथॉरिटी कैन नॉट ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव यू हैव अप्लाइड फॉर. सपोज आपने कैजुअल लीव के लिए अप्लाई किया, कैजुअल लीव दे दी, और अथॉरिटी ने उसको बोला नहीं आप ईएल दीजिए, अर्न लीव दीजिए. तो ऐसा नहीं होगा. अगर आपने कोई एक तरह की लीव दी है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने जो लीव दी थी उसको चेंज करना है, तो आपको राइटिंग में लीव का नेचर चेंज करने के लिए एक रिक्वेस्ट देनी होगी. ठीक है. तो लीव ऑफ वन काइंड टेकन अर्लियर मे बी कन्वर्टेड टू लीव ऑफ अनदर काइंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर रिक्वेस्ट मींस. ठीक है. नो एम्प्लॉय शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years. 5 years बहुत लंबा समय होता है, तो जनरली बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह की कोई लीव मिलती है, तो उसके लिए स्पेशल सैंक्शन चाहिए. दैट फाइल विल गो टू प्रेसिडेंट, और स्पेशल केसेस में वो जस्टिफिकेशन वगैरह सब रहता है. तो जनरली ये बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट्स में जल्दी नहीं मिलेगा. और प्रीफिक्सिंग एंड सफिक्सिंग हॉलीडेज टू लीव अदर देन ऑन मेडिकल ग्राउंड शैल बी अलाउड ऑटोमेटिकली आप हॉलीडेज को प्रीफिक्स सफिक्स कर सकते हो. ठीक है. और जैसे ही आप गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिसल होता है या रिमूवल होता है, तो आपकी जो भी लीव है वो उसी दिन से सीज कर दी जाती है. कोई भी लीव आपको नहीं मिलेगी. जैसा होता है ना कि अगले 1 साल में आपको 2 बार अर्न लीव 15-15 करके क्रेडिट होती है, वो नहीं होगा. बट अगर आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है तो वो आपकी जितनी भी लीव हैं वो सारी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट डिपार्टमेंट जहां पे जाते हैं. ओके. तो टेक्निकल रेजिग्नेशन कभी भी कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट जैसे जाना चाहता है, कोई भी ऑफिसर किसी ने ज्वाइन किया और वो नेक्स्ट उसने कोई एग्जाम लिखा हुआ किसी दूसरे डिपार्टमेंट का, कोई भी तरह का एग्जाम दे करके उसका जब सिलेक्शन हो जाता है, सपोज Excuse ऐसा. me, sir. Sir, PPT is not visible. ओके ओके, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. इट इज नॉट विजिबल. ओके, लेट मी अगेन मेक इट विजिबल. अच्छा, आप लोग बीच में बताते रहना, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट हैव द आइडिया. अब विजिबल है? जी सर, visible. Yes, sir. ओके, Visible है. विजिबल है. ठीक है ठीक है. अच्छा, सपोज किसी ऑफिसर ने ऑलरेडी लीव के लिए अप्लाई किया, उसको लीव ग्रांट हो गई और वो लीव पे है ऑलरेडी. ठीक है. सपोज 1 वीक की लीव उसको ग्रांट हुई थी, बट आफ्टर 3 days उसको ऑफिस से कॉल आता है कि नहीं, यू हैव टू रिटर्न टू योर ड्यूटी, तो उसको आना पड़ेगा. ठीक है. तो ये कंपलसरी होता है. कई बार ये कट शॉर्ट कर दी जाती है लीव. तो जो भी है पब्लिक इंटरेस्ट में सब कुछ अगर ऑफिसर करते हैं तो जस्टिफाइड होता है. तो एम्प्लॉय हैज टू
ज्वाइन ऑफिस इमीडिएटली, एन एम्प्लॉय ऑन लीव शैल नॉट रिटर्न टू ड्यूटी बिफोर। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार उसने 10 दिन की लीव ली है बट उसका काम हो गया, उसको लगा कि अब मैं वापस आता हूं, तो ऐसा नहीं होगा, खुद के चाहने से नहीं होगा, उसके लिए वो एक रिवाइज्ड लीव की एप्लीकेशन देगा कि मैं लीव रिवाइज करता हूं, तो मैं इन बिटवीन मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आप वो डेट लिख करके भेजेंगे अपने अथॉरिटी को, अथॉरिटी जब उसको ग्रांट कर देगा तो यू कैन ज्वाइन। ठीक है। An employee who has taken leave on medical certificate may not join duty until he has produced। अच्छा, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट जब भी कोई जैसे कम्यूटेड लीव होती है तो जनरली वो मेडिकल ग्राउंड्स पे ही दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इतने दिन का बेड रेस्ट है, और बेड रेस्ट वगैरह लीव जब दी जाती है तभी उस वक्त वो सर्टिफिकेट लगाते हैं कि ये इतने दिनों का मेडिकल कंडीशन है, और उसमें डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि इसको बेड रेस्ट पे रहना है। तो जब भी वो पीरियड खत्म होता है तो जिस दिन भी ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग के वक्त आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट सेम मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना है। लीव शेल नॉट बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट, वो सेम चीज है कि जब वो उसको नौकरी से निकाला जा रहा है या वो खुद से कंपलसरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस समय कोई लीव उनको नहीं देनी है। ठीक है। लीव मतलब कि राइटिंग में उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है, उनका केस चल रहा है कि इनको डिसमिस किया जा रहा है, तो वो लीव उनको नहीं ग्रांट करनी है। और जो भी सस्पेंशन में मींस ऑफिस में अगर उनका नॉर्मल कंडक्ट चल रहा है, नॉर्मल उनकी सर्विस चल रही है, तो लीव सैंक्शन करने में कोई इशू नहीं है। बट अगर ऐसा कोई है जिसमें आगे चांसेस हैं कि उसको निकाला जा सकता है, उसको सस्पेंड करना है, तो यू हैव टू बी क्वाइट मतलब कि यू हैव टू इंश्योर दैट नो लीव शुड बी ग्रांटेड टू दैट ऑफिसर। Now, there are certain type of leaves which have mentioned in the CCS leave rules 1972. वो कौन कौन सी लीव है? अर्न लीव है, हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है, एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव है, लीव नॉट ड्यू है, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव एंड स्टडी लीव। अच्छा, आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरेक्टिव। ठीक है, तो whosoever is having any doubt or query you can raise in between also। ठीक है, तो लेट्स come to first type of leave, that is earned leave। So earned leave, once any officer joins, so he will have earned leave to be credited at on 1st January and next 15 year on 1st July every year। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं कि कोई ऑफिसर ने 1st जनवरी को ही ज्वाइन किया या 1st जुलाई को ही ज्वाइन किया, इन बिटवीन लोग ज्वाइन करते रहते हैं, जैसे जैसे उनका अपॉइंटमेंट लेटर आता है उनकी ज्वाइनिंग होती है, तो किसी भी मंथ में ज्वाइन करेंगे तो उनको जो लीव का जो अकाउंट है उसको कैसे मेंटेन करना, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि 2.5 डे पर मंथ वो क्रेडिट होंगे। सपोज किसी ने जुलाई में ही ज्वाइन किया, सपोज, ठीक है, 1 जुलाई को नहीं ज्वाइन किया, 1 जुलाई के बाद ज्वाइन किया, तो जुलाई तो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगस्त से लेकर दिसंबर में पर मंथ 2.5 डेज ईएल उसकी कैलकुलेट होकर के उसके अकाउंट में आ जाएगी। फिर अगला जैसे 1 जनवरी स्टार्ट होता है तो 15 डेज वाला वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो अपॉइंटमेंट का केस हुआ। इन केस ऑफ रिटायरमेंट तो सेम चीज, साल में कभी भी वो रिटायर हो रहे हैं तो उनका कैलकुलेट कर लिया जाएगा उतने पर मंथ, कितना 2.5 डेज ऑफ ईयर पर मंथ के हिसाब से कर लेंगे। ऐसी रेजिग्नेशन या डेथ में भी वैसे ही होगा, और डिसमिस और रिमूवल में भी जो उनका लीव अकाउंट है उसी तरह से मेंटेन होगा, इसी फॉर्मूले पे। अच्छा, जैसे किसी की लंबी सर्विस हो गई तो उनके पास बहुत सारी लीव एक्यूमुलेट हो जाती है, तो कितनी लीव कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर में? नेक्स्ट ईयर में 300 लीव ही कैरी फॉरवर्ड होंगी। ठीक है, और साथ साथ कुछ वाली लीव जो जिसके लिए वो एलटीसी का क्लेम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली 300 कैरी फॉरवर्ड हुई और 15 डेज उनको मिल गया सपोज। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है उन्होंने दिसंबर में ही अप्लाई किया था, तो दिसंबर वाला
उन्होंने जब अप्लाई किया उसमें कितने दिन का लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई किया, वो सारा कैलकुलेट करके उतने दिन उनके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसके अलावा जब भी कोई ट्रांसफर होता है, ठीक है, रेगुलर सेम पोस्ट पे भी ट्रांसफर हो सकता है या प्रमोशन में भी ट्रांसफर हो सकता है, तो ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल होता है। अगर स्टेशन चेंज हो रहा है तो ज्वाइनिंग टाइम जो होता है बेसिकली वो 10 डेज का या 12 डेज का होगा। तो अगर पूरा ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं किया तो अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ दैट ज्वाइनिंग टाइम शैल बी क्रेडिटेड टू ईएल अकाउंट, ये रूल कहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई बार वो क्रेडिट नहीं होता, ऐसा सुनने में आया बहुत बार कि इस्टेब्लिशमेंट में जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं या जिस भी ऑफिस में रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उनका सर्विस बुक मेंटेन करते हैं, तो उसमें वो ज्वाइनिंग टाइम, अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को उन्होंने ईएल में कन्वर्ट नहीं किया है। तो अगर ऐसा केस है तो इमीडिएटली उस पर्टिकुलर ऑफिस का या एस्टेब्लिशमेंट को आप राइटिंग में दीजिए कि मेरा अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है, इसको ईएल में कन्वर्ट किया जाए। दे हैव टू डू इट, इसको वो डिनाई नहीं कर सकते। और ईएल अप टू 180 डेज कैन बी अवेल्ड एट ए टाइम। ठीक है, मैक्सिमम उसकी एक लिमिट है, बट देयर आर सम केसेस जहां पे वो 180 डेज से भी ज्यादा का मिल सकता है। जैसे कि रिटायरमेंट से पहले लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में 300 डेज मिल जाता है। इसके अलावा ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स 180 डेज के बियॉन्ड भी ईएल अवेल कर सकते हैं, बशर्ते अगर उनका स्टे आउटसाइड इंडिया है, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान वाली कंट्री में है, तो वो 180 डेज से ज्यादा में जा सकते हैं। तो जनरली इस तरह का ये जो कंडीशन है वो फॉरेन सर्विसेज के लिए ही एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीव इज हाफ पे लीव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे ईएल है, ईएल की वैल्यू है 1 डे की, 1 डे सैलरी के बराबर एक ईएल है आपकी। अगर आप एक ईएल लेते हो और अगर या इन कैश कराते हो आगे जाकर के, तो एक अर्न लीव की वैल्यू 1 डे सैलरी की होगी। सिमिलरली हाफ पे लीव की वैल्यू हाफ डे सीएल के बराबर होगी, हाफ डे सैलरी। तो इट इज एप्लीकेबल लीव इंक्लूडिंग extraordinary leave with or without medical certificate, but not period of suspension treated as dice non overstay of leave unless otherwise regularized। तो हाफ पे लीव जो है वो विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी ली जा सकती है, मोटा मोटा ये बात है। और इसको कैसे अकाउंट में आता है इसका, फॉर एवरी 6 month 10 days HPL in advance is to be credited to the लीव अकाउंट। ठीक है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई में 10 डेज का HPL मिलेगा। 10 डेज का वैल्यू कितना होगा, 5 डेज की सैलरी के बराबर उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो अगर इन बिटवीन ज्वाइन किया है या इन बिटवीन रिटायर हो रहे हैं या रेजिग्नेशन हुआ है, उस केसेस में 5/3 डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ की बात हो रही है, इसमें हाफ मंथ की बात नहीं होगी। जस्ट होल्ड ऑन, हेलो। नहीं, आप ऐसा करिए ना, तब तक जो आपने बिल पास किया ना, तो बिल में कितना अकाउंट, हाँ, कागज वाला वो स्कैन करके भेज दो या फोटो खींच के। उसमें एक नृत्य है आईएससी की, हाँ, उनको उनको जरा डायरेक्टली मैसेज कर दो। अच्छा, तो ये आपका कैसे क्रेडिट होगा, और डिडक्शन में भी होता है। जैसे पीरियड ऑफ एब्सेंस और सस्पेंशन जब होता है तो उसमें आपका जितना पीरियड है उसका 1/18 ऑफ HPL भी जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम इसका है 10 डेज तक का लिमिट है। तो ये आपके अकाउंट से कटेगा, मतलब अगर किसी का ऐसा कोई केस होता है तो। नेक्स्ट इज कम्यूटेड लीव। तो कम्यूटेड लीव इज बेसिकली टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही लिया जाता है, इसमें HPL आपकी यूज होंगी। ठीक है, मान लो 20 HPL आपके अकाउंट में है तो आप 10 डेज का मेडिकल सर्टिफिकेट लगा करके आप लीव ले सकते हो। ठीक है, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड लीव टेकन शुड बी डेबिटेड। ठीक है, सेम चीज है
कि अगर 20 दिन का आपने लिया है, 20 दिन की अगर आपका HPL है, तो 10 दिन का आपका जो कम्यूटेड लीव है वो आपकी सैंक्शन होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं आपको लेनी है, तो वो कौन से ग्राउंड है? कम्यूटेड लीव में बी ग्रांटेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, यानी 180 HPL ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, कोई आप एक स्टडी परस्यू करने के लिए जब जाते हो, तो उसमें आप 90 डेज का आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप HPL ले सकते हैं, बट दैट स्टडी हैज टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आपने कर लिया। जो भी कोर्सेज वगैरह होते हैं, अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं, वो जस्टिफाइड होने चाहिए। जो भी लीव ग्रांटिंग अथॉरिटी है, अगर उनको लगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये कोर्स कर रहे हैं, तो वो ग्रांट कर देंगे। इसके अलावा मैटरनिटी लीव, जो एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मैटरनिटी लीव मिलती है, उसमें 60 डेज का एडवांसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसमें 60 डेज के लिए 120 आपकी HPL और उसमें लग जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड एडॉप्शन में भी 60 डेज तक का उसमें HPL यूज हो सकती है, यानी 120 HPL यूज हो सकती है एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, बट वो जो एडॉप्शन होगा वो चाइल्ड 1 साल से छोटा होना चाहिए, उसके लिए ही होगा। और HPL ये कम्यूटेड लीव का देने के पीछे क्या एक रेशनल होना चाहिए कि देयर शुड बी रीजनेबल प्रोस्पेक्ट दैट गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी रिटर्निंग ऑन ड्यूटी। ठीक है, अब जैसे मेडिकल लीव, ये कम्यूटेड लीव खत्म होगी, तो उसके बाद वो लौट के आएंगे। ठीक है, और कम्यूटेड लीव लेने का जो जो नेचर ऑफ कम्यूटेड लीव है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही डिसाइड करता है। अगर उसके पास EL भी है, बट वो कम्यूटेड लीव मांग रहा है, तो उसको कम्यूटेड लीव दी जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीव इज लीव नॉट ड्यू। ठीक है, एज इट्स नेम सजेस्ट कि लीव नॉट ड्यू, मतलब आपके पास है नहीं वो लीव, उस केस में इस तरह का लीव दी जाती है जब आपके पास HPL नहीं है। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई कोई एक ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, जैसे TB हो गई, लेप्रेसी हो गई, कैंसर हो गया, मेंटल इलनेस, तो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को, जिसकी मिनिमम 1 ईयर सर्विस है, उनको अगर ये इश्यूज है तो उनको दिया सकता है। परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यही इशू है, उनके पास बस HPL नहीं है, तो लीव नॉट ड्यू दिया जाएगा। बट ये मेडिकल ग्राउंड्स पे ही हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको चाहिए था 10 डेज का, ठीक है, मेडिकल, तो कम्यूटेड लीव आपने 10 डेज के लिए अप्लाई किया, बट आपके पास HPL नहीं है 20, उस केसेस में बैलेंस जितनी भी होंगी वो लीव नॉट ड्यू हो जाएंगी। और लीव नॉट ड्यू में क्या होगा कि जैसे ही आपको फ्यूचर में HPL क्रेडिट होती है, तो वो एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये HPL से ही इसकी भरपाई होगी, लीव नॉट ड्यू की। तो मैक्सिमम पीरियड है 360 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस पीरियड। ठीक है, मैक्सिमम, एक साथ भी नहीं, लेकिन टोटल जो समेशन होगा वो 360 डेज का होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लीव नॉट ड्यू दिया गया है, ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही है। ठीक है, बट क्या होता है कि आफ्टर टेकिंग लीव नॉट ड्यू, आइदर गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम द सर्विस, ठीक है, और VRS के लिए उन्होंने, उनका जो VRS का एप्लीकेशन था वो परमिट हो गया है, और वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, अपने ड्यूटी पे वापस नहीं आना चाह रहे हैं जब उनका लीव पीरियड ओवर हो गया। तो उसमें क्या करना है कि आपको उनकी LND, ठीक है, लीव नॉट ड्यू, उनको कैंसिल करना है। सबसे पहला काम जो होगा, लीव नॉट ड्यू कैंसिल करेंगे। ठीक है, और अगर उन्होंने कुछ और लीव पे चले गए हैं, तो उनकी लीव सैलरी को रिकवर किया जाएगा, जितनी भी उनकी लीव सैलरी बनेगी। ठीक है, ये तब होता है जब वो अपनी इच्छा से नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उसका है कारण। बट अगर ऐसा भी होता है कि कई बार उनकी ऐसी हेल्थ खराब हो गई है कि वो दोबारा से सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते, या अगर उनकी डेथ हो गई, उस केसेस में ये रिकवरी वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, उस केसेस में रिकवरी नहीं होगी, थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको हम उसका पूरा सेटलमेंट कर दिया जाएगा, बट रिकवरी नहीं करेंगे उसमें। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीव इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव।
एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव में क्या होता है कि जब किसी भी तरह की कोई भी लीव, ना ईएल है ना एचपीएल है, तो उस केसेस में आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव ली जा सकती है। और इसके अलावा अगर आपके पास इवन लीव है भी और आपने राइटिंग में दिया है कि गवर्नमेंट मीन्स आई नीड यूएल फॉर दिस मच ऑफ पीरियड, तो वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसकी लिमिट नहीं है कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव की कि पर्टिकुलर 2 मंथ या 3 मंथ या 2 ईयर 1 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंडिंग अपॉन योर जस्टिफिकेशन, आप किसके लिए ले रहे हो और जो अथॉरिटी है जिसको सैंक्शन करेगा उसके ऊपर है। बट एक हाईएस्ट लिमिट तो है ये 5 इयर्स की। ठीक है, तो वो नहीं होगा, उसके कमी उससे नीचे ही रहेगा इसका पीरियड। तो अगर ये टेम्परेरी ऑफिशियल्स के लिए एप्लीकेबल होगा तो उसमें कुछ शर्तें हैं कि अप टू 3 मंथ्स मेडिकल ग्राउंड या मेडिकल ग्राउंड के अलावा भी लिया सकता है सभी ऑफिशियल्स के लिए। बट सभी के लिए मतलब कि टेम्परेरी स्टेटस है, बट उनकी ईयर ऑफ सर्विस नहीं बताया कितने, 1 साल किया है, 1.5 साल या 2 साल किया है, तो उनके लिए 3 मंथ्स तक का मिल सकता है। बट अगर किसी ने टेम्परेरी होने के बाद 1 ईयर की मिनिमम सर्विस की हुई है तो उनको 6 मंथ तक का मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिस पे दिया जा सकता है इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। इसके अलावा उनको 1.5 साल तक के लिए भी यूएल दिया जा सकता है अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं और अपना एक उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है किसी रिकॉग्नाइज्ड सैनिटोरियम से, पल्मोनरी टीबी या लेप्रेसी, कैंसर, मेंटल इलनेस के लिए अगर कोई उनका इलाज चल रहा है तो अप टू 1.6 मंथ दिया जा सकता है, 1.5 मंथ ईयर मींस 18 महीने। ऑफिशियल्स विद 3 ईयर कॉन्टिन्यूअस सर्विस, उनको उनको कितना मिलेगा, 2 साल तक का ईएल मिल सकता है अगर वो कोई स्टडी परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है SC/ST तो एचओडी को इसके ऊपर 3 मंथ्स का और भी दे सकते हैं फॉर अटेंडिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्सेज। ठीक है, कुछ सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ईओएल का एक और पर्पस होता है कि कई बार उनके पास अलग तरह की लीव, दूसरी तरह की लीव नहीं है, ईएल एचपीएल नहीं है, तो उसको बट वो पीरियड ऑफ एब्सेंस को रेगुलराइज करना है, तो रेगुलराइजेशन के लिए भी दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव्स हेल्प्स। ठीक है, बट ये वो वाली लीव है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मींस योर पीरियड ऑफ एब्सेंस विल बी रेगुलराइज्ड अगेंस्ट यूएल बट नो लीव सैलरी विल बी गिवन टू यू। ठीक है, क्योंकि ये ईएल और एचपीएल वाली बात नहीं है, ये इसमें ईएल और एचपीएल नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ईएल और एचपीएल जस्ट लाइक योर करेंसी, बट ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है ये करेंसी से रिलेटेड नहीं है, तो आपको इसमें कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द मैटरनिटी लीव। ठीक है, तो ये एक किस किस चीजों के लिए एप्लीकेबल है, प्रेगनेंसी के लिए होती है, अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक 180 डेज के लिए उनको मिलेगा। बट इन केस एनी कुछ मिसकैरेज हो जाता है तो उस केस में उनको 45 डेज तक का एक उनको मैटरनिटी लीव मिल सकती है मिसकैरेज के लिए पर्टिकुलरली, अदर देन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो है वो सेपरेट है, बट वंस इन ए सर्विस पीरियड मिसकैरेज के लिए 45 डेज का मिलेगा, बट उनको मींस लेडी ऑफिसर हैज टू प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर दैट। ठीक है, मिसकैरेज और अबॉर्शन कहते हैं इंड्यूस्ड होता है एक, और एक होता है फोर्स्ड। ठीक है, तो इंड्यूस्ड के लिए है ये। ठीक है, फोर्स्ड के लिए नहीं, थ्रेटेंड, सॉरी फोर्स नहीं, इसको बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड वाला केस नहीं होगा इसमें। ठीक है, इंड्यूस्ड होगा, मतलब सेल्फ जो हो रहा है। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव जो है बेसिकली वो किसी तरह का लीव अकाउंट उसका नहीं होगा कि अब भाई आपने नहीं लिया तो वो आपके लीव अकाउंट में जाएगा, आपको क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका ड्यूरेशन फिक्स है, अगर वो लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फुल पे इसमें मिलती है, और इसमें जो भी इंक्रीमेंट और पेंशन वगैरह है वो सारा काउंट होता है, सर्विस मैटर्स के लिए काउंट होती है लीव। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा ना कम्यूटेड लीव वाला, लीव नॉट ड्यू में, नहीं सॉरी, इसमें कम्यूटेड लीव में कि 60 डेज तक के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ,
किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो हेलो सर। मैटरनिटी, हाँ हेलो हाँ, सर, मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव क्या मार्च किया जा सकता है? मतलब बिफोर आपका चाइल्ड बर्थ अगर माने। यस यस यस, डेफिनेटली। नहीं, अभी अभी हम चाइल्ड केयर पे आएंगे। तो मैटरनिटी लीव तो आपका जैसे एग्जैक्टली जब डिलीवरी वगैरह होती है, ठीक है, तो डिलीवरी के अगले 6 मंथ तक के लिए लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा 1 मंथ पहले या 45 डेज पहले से अगले 6 मंथ तक के लिए टोटल ले लेते हैं, ठीक है। और उनको और जरूरत होती है तो वो एक्सटेंड कर लेते हैं कम्यूटेड लीव पे, ठीक है। एक तो ये हो गया। चाइल्ड केयर लीव एक दूसरी तरह की लीव है, दोनों कंबाइन भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड केयर लीव हम एक एट ए स्ट्रेच नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मैटरनिटी लीव में तो एट ए स्ट्रेच मिल जाती है, ठीक है, बट चाइल्ड केयर लीव स्पेल्स में ले सकते हैं, तो वो डेफिनेटली उसको भी ऐड उसमें कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइल्ड केयर लीव होगी। तो चाइल्ड केयर लीव में बी ग्रांटेड टू विमेन एम्प्लॉय हैविंग माइनर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे, ठीक है, उन तक के लिए मिलती है। जो अगर किसी के 3 है तो 3 में सिर्फ 2 एल्डर जो चाइल्ड होंगे उनके लिए मिलेगी, अगर माइनर है वो, ठीक है। तो उसका पीरियड कितना, मैक्सिमम 2 इयर्स है ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्विस, ठीक है। वो किस किस पर्पज के लिए, बच्चों का एग्जाम हो गया, बच्चे बीमार हो गए, उसके लिए हो गया। तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको है, क्या ये विमेन एम्प्लॉय को ही मिलेगा, मेल एम्प्लॉय को नहीं हो सकता क्या? सिंगल पेरेंट है तो मिल जाएगा मुझे। सिंगल पेरेंट में हो सकता है सर, सिंगल पेरेंट होगा। सिंगल पेरेंट पे हो सकता है, एग्जैक्टली। क्या वो सिंगल पेरेंट के लिए मैरिड होना जरूरी है? अडॉप्शन होगा तो सर शायद मिल ऑप्शन जाए। के लिए तो यस, अगर अनमैरिड है तो अडॉप्शन पे मिल जाता है, मैरिड है बट विडोवर है या सेपरेटेड है, मतलब उसका प्रॉपर एक उसका स्टेटस है कि वो सिंगल पेरेंट हो गया है, उस केस में उसको मिलेगा, ठीक है। सीसीएल में भी उसको अगर एक्सटेंड कराना है तो लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव के फॉर्म में इसको एक्सटेंड किया सकता है, ठीक है। तो कम्यूटेड लीव तो 60 डेज की इसको मिल जाएगी, लीव नॉट ड्यू और ज्यादा समय के लिए मिल सकती है, ठीक है। और इसके अलावा भी और दूसरी तरह की लीव इसमें एडमिसिबल है, इसमें लिखा है इट मे बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव ड्यू एंड एडमिसिबल। तो जैसे आपने पूछा था ना, तो मैटरनिटी लीव भी इसमें आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी को लगा कि मुझे बच्चे की देखभाल करनी है उसको, तो ले सकते हैं, ठीक है। सीसीएल इज टू बी ट्रीटेड लाइक अर्न लीव, अर्न लीव की तरह दिया जाएगा इसमें, लेकिन बीच में जितने भी इंटरवीनिंग हॉलीडेज, सैटरडे संडे, वो सब इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और 2 एल्डर सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए सीसीएल के दौरान एलटीसी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। एक फिर से अगेन क्वेश्चन है, क्या एलटीसी के दौरान सीसीएल ले सकते हैं? आप लोग बताइए, जस्ट अ वाइल्ड गेस। कोई बता सकता है एलटीसी के दौरान क्या सीसीएल ले सकते हैं? एनीवन? कोई भी, आप लोग 34-35 लोग हैं, कोई बता सकता है? भले ही गलत बताओ, कुछ तो बताइए आप लोग। अच्छा ये बताइए, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस यस सर, ओके, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एलटीसी आप सीसीएल में तो ले सकते हैं, मतलब जो भी चाइल्ड केयर लीव पे गया है वो एलटीसी भी ले सकता है, बट एलटीसी के दौरान भी चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती है, ठीक है। क्योंकि यू कैन मीन्स पर्सन ऑफिसर कैन अवेल चाइल्ड केयर लीव इन मोर देन वन स्पेल, मतलब एक कैलेंडर ईयर में अगर नॉर्मल पेरेंट है तो 3 सिंगल स्पेल्स में उनको चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है, बट दैट शुड बी
more than 5 days. ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए ले लिया, नहीं ऐसा नहीं, 5 दिन के ऊपर होना चाहिए। तो जब आप एलटीसी लेते हो तो कई बार लोग 10 दिन के एलटीसी लेते हैं, तो उसमें भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं उस एलटीसी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप होम टाउन एलटीसी भी गए, वहां बच्चा है, आपको वो देखना है उसको, उसके लिए ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। या आप अपने बच्चों को लेकर अपने होम टाउन जाकर के उसकी जो भी उसकी केयर करनी है वो सब करना है, तो उसके लिए ये प्रोविजन है, ठीक है। और प्रोबेशन में जनरली नहीं दिया जाता, ठीक है, बट एक्सट्रीम केसेस में उसको ग्रांट किया जा सकता है। पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल टू मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसमें और दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए लिया जाएगा बस, अप टू 15 डेज बिफोर अप टू 6 मंथ्स, मीन्स आपके पास बर्थ होने से 15 दिन पहले और अगले 6 मंथ्स के बीच में कभी भी 15 डेज का मिलेगा, ठीक है, पैटर्निटी लीव। और वो 15 डेज का अगर अवेल नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई लीव अकाउंट में कहीं फिर डेबिट नहीं किया जाएगा, तो उसमें फुल पे मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और इसको कंबाइंड भी किया सकता है, मतलब 15 डेज से मतलब आपको लगता है कि इससे ज्यादा की जरूरत है तो आप दूसरे तरह का लीव इसमें कंबाइन कर सकते हैं, बट कैजुअल लीव नहीं। कोई बता सकता है कैजुअल लीव क्यों नहीं कंबाइन करते हैं? एनीवन? कैजुअल लीव को सर कैजुअल लीव एक तरह से लीव कंसीडर नहीं करते हैं ऐसा। सही कह रहे हैं। यस। जो हमारे सीसीएस लीव रूल्स हैं 72 में, उसमें कैजुअल लीव का जिक्र नहीं है, और कैजुअल लीव को कोई रेगुलर लीव नहीं माना जाता, और ये भी नहीं माना जाता कि आप ड्यूटी से दूर हैं, ठीक है। तो कैजुअल लीव बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे जैसे कोई चीज ली जा रही है तो उसके लिए कैजुअल लीव ली जाती है। सर एक डाउट है सर। हाँ सर ये पेटेंट लीव एक ही स्ट्रेच में लेना है क्या सर हमको? हाँ, 15 डेज का मिलता है कि इस स्ट्रेच में, एक ये ही है। स्ट्रेच में लेना है क्या सर? हाँ, इसमें स्पेल्स नहीं है, ठीक है। और ना ये ईएल में कन्वर्ट होगा ना कुछ है, ये जस्ट ऑन बेसिस में, डिमांड बेसिस पे ही मिलता है ये, ठीक है। तो ये इनकरेज किया जाता है कि whosoever is having means going to give birth, ठीक है, अगर आपकी वाइफ स्पाउस का डिलीवरी हो रही है तो उसको ले लेना चाहिए इसको, क्योंकि अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। बट आप ऐसा जरूरी नहीं कि इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ही लेना है, आपको अगले 6 मंथ तक जब भी जरूरत पड़े तब ले सकते हैं। तो अपने काम को देख के, अपने फैमिली को देख करके आप अपने उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कब लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टडी लीव। Study leave is granted to government servant with having minimum 5 years of service, ठीक है। और वो जो कोर्स है वो कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए जिस जो कि आपके प्रोफाइल से मैच करता हो। सपोज आप वाटर सोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वाटर सोर्स से रिलेटेड आप परस्यू करेंगे कोई कोर्स तो बहुत इजीली आपको उसमें अप्रूवल मिल जाएगा। कुछ लोग इवन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, एमबीए वगैरह भी कोर्स करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस का भी कोई कोर्स करते हैं, तो उसको भी जस्टिफाई कराना पड़ता है कि आप एज एन ऑफिसर ये आपके नॉलेज को बढ़ा करके आपके काम को हेल्प करेगा। तो उस बेसिस में मीन्स आपकी पब्लिक सर्विस जो है बेसिकली उसको हेल्प करेगा, ठीक है, बेटर बनाने में। और पब्लिक इंटरेस्ट में ही सारे कोर्सेज होते हैं, तो स्टडी भी आपकी पब्लिक इंटरेस्ट में ही होनी चाहिए ताकि आप सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सको, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडीज हैं वो इसको अप्रूवल देते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट होना चाहिए प्रॉपर। तो कितने दिन की एडमिसिबल है? नॉर्मल ऑफिसर्स अदर देन हेल्थ ऑफिशियल्स 24 मंथ्स की होती है, ठीक है। उसको भी स्ट्रेच कर मतलब एक्सटेंड किया सकता है, दूसरी लीव के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यूएल भी लगा सकते हैं, ठीक है। combined with other leave may be other kind of leave including the period of vacation provided total period of absence excluding EUL। अच्छा, excluding EUL के अलावा मतलब EUL एक अलग चीज हो गई, 28 मंथ्स का जनरली मींस 24 + 4 मंथ्स का आपको और मिल जाएगा, ठीक है। एंड 36 मंथ्स इन केस ऑफ पीएचडी, कोई पीएचडी अगर परस्यू करता है तो उसको 3 साल का मिल जाता है,
ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि बॉन्ड्स वगैरह साइन करना होता है जनरली ऑफिशियल्स को, और इसमें जो लीव सैलरी है वो आपका लास्ट बेसिक होगी, प्लस में डीए प्लस एचआरए लगेगा। ठीक है, टीए नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरली क्योंकि आप स्टेशन पे नहीं आ रहे हो ऑफिस वाले में, तो आपको टीए एडमिसिबल नहीं होता है इसमें। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें स्टडी लीव लिया और कोर्स करने गए, कोर्स किया उन्होंने। जनरली क्या होता है, पहले तो आपको इंडिया में कोर्स अगर वो अवेलेबल है तो आपको फॉरेन जाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टडी लीव में। क्योंकि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो कोर्सेज को करवा पा रही हैं तो आपको फर्स्ट हैंड पहले तो वहीं से लेना है। इनकेस कोई इंडिया में ऐसे कोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं और अब्रॉड में हैं और आपके आपके मींस प्रोफाइल को और इनहेंस करेंगे, कि नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपका जो भी आपका वर्क एरिया है उसमें एनहेंसमेंट लाएंगे, तो वो कोर्सेज आप बाहर से भी कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एचओडी। जस्टिफिकेशन आप देंगे, उसको अप्रूवल वहां से मिलेगा, आप जाएंगे वो कोर्स करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कोर्स करने के बाद लौट के वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उनको इससे बढ़िया असाइनमेंट मिल जाता है अब्रॉड। ठीक है, उस केस में क्या करना है, उस केस में अगर वो लौट के ड्यूटी पे नहीं आते तो रिकवरी करनी है। जितना भी उन्होंने लीव सैलरी ली है ना उस दौरान, गवर्नमेंट का जितना खर्चा हुआ है उसके ऊपर, उसको वापस लेना है। कई बार ये कोर्सेज गवर्नमेंट भी बियर कर सकती है, जनरली बियर ऑफिशियली करता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी पैसा देती है। तो वो जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा किया अपने ऑफिसर के ऊपर उसको पर्टिकुलर कोर्स कराने में, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, अपना काम वापस आके नहीं करता है, तो उसको वो रिकवरी वहां से करनी है। नेक्स्ट इज वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। अच्छा, आप लोगों में से किसने ये लीव का नाम सुना है? किसी ने सुना है इस तरह की लीव का नाम? ये 2018 के बाद से ये लीव दी जा रही है। इसमें पुरानी जितनी भी हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, सिक लीव वगैरह, वो सारी मर्ज करके एक दूसरी लीव, नई लीव बनाई गई है, दैट इज वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में या ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है, इलनेस आ जाती है, जो कि उसके वर्क से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड काम के लिए वो डिवोटेड था, ठीक है, या ऑफिस में जा रहा था तब उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, ऑफिस के दौरान हो गया, वर्क के दौरान हो गया, टूर पे गया, कहीं कैसे भी अगर वर्क से रिलेटेड है, ऑफिशियल ड्यूटी के परफॉर्मेंस रिलेटेड है, तो ये लीव उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला काम होता है, अगर उसको इंजरी हुई है या इलनेस हुई तो उसको हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाएगा। तो जितने समय के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो फुल पे और अलाउंसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब वो हॉस्पिटल से वापस आया तो हो सकता है उसकी इलनेस थोड़ी और ज्यादा हो, जो कि हॉस्पिटल के बाद भी उसको ऑफिस में वो वापस नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। तो जितने समय तक के लिए वो नहीं आ पा रहा है, तो उतने समय के लिए, जैसे 6 मंथ्स के लिए फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा उसको। अगर वो 6 मंथ से ऊपर और है तो अगले 1 सालों के लिए हाफ पे मिलेगा। ठीक है, ये अलग तरह की लीव है। और हाफ पे वाले को भी कम्यूट किया सकता है, एचपीएल लगा करके उसको भी फुल पे किया सकता है, बशर्ते उसके पास इतनी एचपीएल होनी चाहिए। और उस दौरान मतलब कि जितना भी पीरियड है इंजरी, इसका WRIL लीव का जितना भी पीरियड है, उस दौरान कोई भी ईएल और एचपीएल उनको नहीं मिलने वाली। ठीक है, जो पुरानी उन्होंने एक्यूमुलेट की थी वही यूज होंगी अगर उसको कम्यूट करना है फुल पे में। ठीक, तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ लीव्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द सीसीएस लीव रूल्स। तो कैजुअल लीव उनमें से एक है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं होती, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल जो बाकी लीव्स में लगते हैं वो वाले एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं माना जाता कि आप अपने ड्यूटी से बाहर हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, यही माना जाता है कैजुअल लीव में। तो कैजुअल लीव कैसे, टोटल आपको 8 मिलती हैं। अगर किसी को कोई डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम है
ठीक है। तो डिफरेंटली एबल्ड ऑफिसर है तो उसको 12 मिलती हैं। तो इसके आगे पीछे आप प्रीफिक्स सफिक्स कर सकते हो संडे और हॉलीडेज का, ठीक है। इवन इसको हाफ डे के लिए भी कर सकते हो। और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि एट ए स्ट्रेच 5 डेज से ज्यादा नहीं देना है इसको। कि किसी की दिसंबर में आया, उसने बोला कि सर मेरी तो 8 की 8 है, 8 दिन की सीएल दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये लैप्स हो रहा था, तो लैप्स से बचने के लिए वो अवेल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उनको ये कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जो मैं लीव दे रहा हूँ वो प्रॉपर रीजन के लिए है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव, बट कोई किसी का ट्रांसफर होता है तो ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल जो होता है उसके लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए कैजुअल लीव नहीं लगेगी, ठीक है। बट कैजुअल लीव में आप एलटीसी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार आप टूर पे जाते हैं, तो टूर में किसी को एक दिन और एक्स्ट्रा रुकना है, ठीक है, या किसी को और काम से कुछ जाना है, कुछ करना है, तो टूर में आप कैजुअल लीव ले सकते हो एक दिन की, बट उस दिन का फिर आपको डीए नहीं हेलो, मिलेगा, 2 प्रिंट आएंगे, उनको डीडी सर को दे दो। ठीक है। उसमें आपको डीए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने टूर पे कैजुअल लीव लिया है तो। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव को लेने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। हेलो एक उसमें रीजन है हेलो, स्पोर्ट्स इवेंट। कई बार बहुत सारे प्लेयर्स मशीन होते चालू कर यार, हैं, मशीन चालू कर यार, आ गए होंगे। कुछ ही नहीं दिखा रही, कुछ ही नहीं ऑफिसर्स दिखा आर रही। रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज आ रही है, हेलो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, एक बार चालू करके बंद कर ले। ठीक, मैं दे रहा हूँ, दोबारा दे रहा हूँ। स्पेशल कैजुअल लीव के क्या क्या आपके किस तरीके से आप अवेल कर सकते हो। पहला है स्पोर्ट्स इवेंट में, तो बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे इसको ले सकते हैं। जैसे कि कई बार ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला हेलो, में है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का कैंप लगता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड का भी ट्रेनिंग कैंप लगता है। तो इन कैंप्स के लिए पूरे साल भर में आप 30 डेज का इसमें स्पेशल कैजुअल लीव लिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के भी इंटर मिनिस्टीरियल इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी पूरे साल में मैक्सिमम 10 डेज का इसमें स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी होता है। जैसे आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बहुत सारी इवेंट्स कराता है कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, तो उसमें मैक्सिमम 30 डेज का मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और कल्चरल इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह गवर्नमेंट बॉडीज कराती रहती हैं अलग अलग, उसमें मैक्सिमम 10 डेज का मिल जाता है। इसके अलावा कोई माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में जैसे कोई टीम जाती है, उसमें 30 डेज का मिल जाता है, ठीक है। इसमें एक इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन है या यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनके ये ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस वगैरह ये लोग प्लान करते हैं, ठीक है। हर साल इनका प्लान आता है, तो उसमें कोई भी रजिस्टर करके इसमें जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 30 डेज का उसमें मिल जाता है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। जैसे कई तरह के ये प्रोसीजर्स हैं, वैसेक्टोमी, रिकैनलाइजेशन, इसके लिए मिला। अगर मेल ऑफिसर फीमेल ऑफिसर तो उसको इतने ट्यूबेक्टोमी के लिए, रिकैनलाइजेशन के लिए इतने दिन का मिलता है, ठीक है। ये तो उस ऑफिसर के पर्टिकुलर कोई उन्होंने प्रोसीजर करा अपने लिए है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि स्पाउस के लिए भी है, तो इसमें उनको उनका दिन कम हो जाएगा, जितने दिन का ये एसपीएल है वो कम हो जाएगा एससीएल, बट उनको भी मिलता है, अपने स्पाउस के लिए भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन एसोसिएशन एक्टिविटीज के लिए भी मैक्सिमम 20 डेज पर ईयर तक का मिल जाता है, ठीक है। कई बार नेचुरल कैलेमिटीज बंद की वजह से भी ऑफिस नहीं आ पाते हैं लोग, तो उस केस में भी क्या होता है कि जैसे ऑफिस कई बार 3 माइल्स से दूर है,
ठीक है, ऑफिस पास में नहीं है, थोड़ा सा दूर है, 3 माइल से ज्यादा, उस केस में एचओडी ये आपको स्पेशल कैजुअल लीव दे सकता है कि आप इस पर्टिकुलर पर्पज से, इस नेचुरल कैलामिटी की वजह से, बंद की वजह से आप ऑफिस नहीं आ सकते, तो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, इलेक्शन के दौरान भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ऑफिस क्लोज होगा तो क्या इसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी? तो बता सकता है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर ऑफिस तो ऑलरेडी क्लोज है। यस, मैंने सिर्फ ये इसलिए पूछा था कि ताकि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, बीच बीच में मुझे ना थोड़ा सा रिस्पांस मिलता रहेगा इसके लिए। तो इलेक्शंस के लिए जाहिर सी बात है, ऑफिस क्लोज है तो ऑलरेडी छुट्टी मानी जाएगी, उसके लिए अलग से कोई छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं, उनको बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं जो उनके इलाज से रिलेटेड, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड, कई बार बहुत बड़े मतलब कि अलग अलग शहरों में सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भी मैक्सिमम 10 डेज पर ईयर का उनको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकता है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगता है, उसमें जाकर के ब्लड डोनेट करते हैं, तो सेम सिंगल डे का उनको स्पेशल कैजुअल लीव लग जाता है। तो स्पेशल कैजुअल लीव सीएल के साथ कंबाइन हो सकती है या ईएल और एचपीएल के साथ भी ये कंबाइन की सकती है, बट सीएल, ईएल और एचपीएल का कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, आइदर सीएल के साथ ये कंबाइन होगी या ईएल और एचपीएल के साथ कंबाइन होगी। तो इसमें स्पेशल कैजुअल लीव में जब कोई है तो एलटीसी भी ले सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रोविजन है। सो दिस ऑल अबाउट द लीव्स, टाइप ऑफ लीव। नाउ कमिंग टू ज्वाइनिंग टाइम। तो ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलता है आपके ट्रांसफर पे। सर एक सवाल इसमें सर एक पूछ क्वेश्चन सकते था हैं सर। सर? हाँ, एक मिनट, किस पे? हेलो हाँ, पूछिए। सर, सर क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट मैंने आरएच लिया, अगले दिन जीएच आ गया, फिर अगला दिन जीएच का अगला दिन पे मैं ईएल ले रहा हूँ, ये क्या हो सकता है क्या सर? नहीं, आपने पहले आरएच लिया, ठीक है। हाँ, फिर अगला दिन जीएच है, गवर्नमेंट हॉलीडे, हाँ, फिर थर्ड डे आपका ईएल ईएल लेना चाह रहा हूँ सर, ये क्या हम्म, पॉसिबल है सर? ठीक है, आप ईएल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ईएल का अगला दिन, ईएल जब खत्म होगा उसका अगला दिन आरएच या सीएल या कोई दूसरा नहीं होगा, मतलब सॉरी, वो नहीं होगा, गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होगा, मतलब प्रीफिक्स आपने कर लिया इनको। सर ईएल के साथ तो आरएच मार्ज हो जाता है सर। नहीं, उसमें क्या है कि ईएल के साथ आरएच तो लग रहा है, जी लेकिन आपने एक एक एंड क्लोज रखा है ना, एक एंड ही तो आपने ओपन रखा है, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर, जैसे कि सर अगर फ्राइडे को आरएच लेते हैं, हम्म, सैटरडे संडे ऑलरेडी सर हॉलीडे है, यस। और मंडे को मैं ईएल लेना चाह रहा हूँ, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सर? नहीं, आपको, अच्छा, उस केस में फिर आपको ऑफिस आना पड़ेगा, नहीं, उसको ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करना है, और उसके बाद आपको ईएल लेना होगा, क्योंकि क्या है कि अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे हॉलीडेज, तो ये वाला केस नहीं होना चाहिए। सीएल के साथ आपको कैसे भी देखो, गवर्नमेंट हॉलीडे इन बिटवीन इंटरवीनिंग पीरियड है, तो उसको एट ए स्ट्रेच मान ली जाएगा। अगर आप ईएल लेते, सपोज फ्राइडे के आप ईएल लेते, तो आपको मंडे को ज्वाइन करना ही करना है। अच्छा, ठीक है, इसी तरह आपने सीएल लिया, ठीक है, तो मंडे को आइदर आप सीएल लोगे या आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बट ईएल नहीं ले सकते उसमें। अच्छा, मंडे इंटरेस्टिंग, सर आप आरएच भी नहीं ले सकते ना सर? नहीं, आरएच ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अगर है तो ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे और सीएल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सर सकते हैं। एक सवाल था सर, ये जो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग एचपीएल ले सकते हैं, एचपीएल का तो आपने दिखाया 3 ऐसे सिचुएशन जिसमें ले जनरली आदमी लेते हैं, और नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग ले सकते हैं क्या एचपीएल? इसमें नहीं, नॉर्मल सिचुएशन में ले सकते हैं। देखिए क्या है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही मिलेगा, ठीक है, अच्छा, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट जब हम एक्सटेंड करते हैं ना कम्यूटेड लीव के थ्रू,
किसको? आपकी प्रेगनेंसी वाला जो मैटरनिटी लीव मिलती है लेडीज के लिए, या स्टडी लीव जी आप लेते हो, तो वो स्पेशल केसेस हो गए, उसमें आप एचपीएल लेते हो विदाउट मेडिकल ग्राउंड, बट जनरली आप एचपीएल नहीं लेते हो। ठीक है, मतलब नहीं ले सकते नॉर्मल नहीं ले सिचुएशन। सकते, रूल नहीं कहता है। कई मैंने ये मेरे को सुनने में भी आया, कई लोगों ने मुझे बोला है कि उन्होंने एचपी लिया है विदाउट मेडिकल ग्राउंड, बट रूल ऐसा नहीं अलाउ कर रहा। रूल में कहीं मेंशन नहीं है कि ऐसा आपको विदाउट मेडिकल ग्राउंड आप नॉर्मल तरीके से ले लो। सर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और एक काम करते हैं, ज्वाइनिंग टाइम बहुत सिर्फ सिंगल स्लाइड है आई थिंक, उसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक ही स्लाइड बची है, तो मैं उसके बाद ये अपना स्क्रीन हटा दूंगा, वी कैन इंटरेक्ट। ठीक है, जस्ट हार्डली 5 मिनट्स के बाद है। ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम का बेसिक कब आपको एडमिसिबल होगा? जब आप ट्रांसफर होगा, ठीक है, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन, दैट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर वो ओन कॉस्ट पे होगा तो ज्वाइनिंग टाइम आपको सिर्फ हो सकता है सिंगल डे का मिले, मींस जितना आपको ट्रेवल करने के लिए आपको जाना है उतने समय का मिले टाइम, तो वो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, बस आपको ट्रांजिट टाइम के तौर पे मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम अगर आप सेम स्टेशन में जाते हो तो एक दिन का आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। अगर दूसरे स्टेशन में जाना है और आपका रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा, तब भी आपको सिर्फ ट्रांजिट टाइम मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। तो रेजिडेंस का चेंज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें कितने किलोमीटर्स का है तो क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम है 1000 तक। अगर वो डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच में तो 10 डेज का मिलेगा। बट अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि ट्रेन या कहीं से कनेक्टिविटी नहीं है तो उसको 2 दिन और एक्सटेंड कर देते हैं। 200 किलोमीटर ज्यादा का अगर रोड ट्रेवल है तो उसमें 12 डेज मिल जाएगा, 2 डेज एक्स्ट्रा। अगर 1000 से 2000 के बीच में तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम जो होगा 12 डेज का है, बट अगर रोड के थ्रू ट्रेवल हो रहा है बहुत ज्यादा तो 15 डेज तक का मिल जाता है। बट मैक्सिमम लिमिट 15 डेज की अगर 2000 किलोमीटर से भी ऊपर है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि 2000 के ऊपर है बट एयर ट्रेवल के थ्रू आ रहे हैं वो, तो उसमें उनको 12 डेज का ही मिलेगा। ठीक है, 15 डेज तो पहले का समय से चला रहा है कि बहुत सारे रिमोट स्टेशन ऐसे होते थे जहां पे पहुंचना मुश्किल है, बट अगर सेम एक ही फ्लाइट से या कनेक्टिंग फ्लाइट से वो पहुंच जा रहे हैं सेम डे में, तो उनको मैक्सिमम 12 डेज का ही मिलेगा। अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम हैज टू बी क्रेडिटेड टू ईएल। ठीक है, ये पक्का है। कई लोगों ने मुझे बताया कि उनको डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग टाइम को ईएल में अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को ईएल में कन्वर्ट कराने के लिए उनको मना किया गया है, बट ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग टाइम पे क्या होती है? जिस स्टेशन से आप मूव कर रहे हो उस स्टेशन पे जो आपकी पे रही होगी वो एप्लीकेबल होगी। सपोज आपने 10 डेज का ज्वाइनिंग टाइम लिया, और तो जहां से आप रिलीव हो गए उस समय की जो एलपीसी सर्टिफिकेट इशू होता है, लास्ट पे सर्टिफिकेट इशू होता है, उसमें जो भी सैलरी लिखी होती है सेम सैलरी वो नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपके ऊपर लगेगी। ठीक है, जो भी पर्सन अलाउंसेस हैं वो सब पुराने स्टेशन के ही लगेंगे। भले ही नेक्स्ट जो आपका दूसरा स्टेशन है जहां पे आप नया ज्वाइनिंग करने जा रहे हो उसके उस सिटी के पर्क्स अलाउंसेस कम होंगे, बट आपको ओल्ड स्टेशन के ही मिलेंगे, भले ही ज्यादा हो या कम, उससे कोई मतलब नहीं है। ओल्ड स्टेशन की ही आपको सैलरी जो है वो प्रिवेल करेगी ज्वाइनिंग टाइम के दौरान। कई बार ऐसा भी होता है कि ज्वाइनिंग टाइम को भी एक्सटेंड करना पड़ता है, तो ज्वाइनिंग टाइम का एक्सटेंशन आपका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है नए प्लेस की वो एक्सटेंड करते हैं। तो ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंशन में भी ज्वाइनिंग टाइम पे जो है वो एप्लीकेबल होगी ओल्ड स्टेशन की। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द लीव एंड ज्वाइनिंग टाइम। नाउ वी कैन डिस्कस, है ना, आपके जो भी डाउट्स हैं वी कैन डिस्कस। सर हेलो हाँ, सर, ये एक कंपेंसेटरी लीव भी मिलता है सर, अगर किसी समय अगर वो कोई थोड़ा ज्यादा एक दिन काम किया या किसी ने
संडे को भी अगर वो ऑफिस में कुछ काम किए तो ये कंपेंसेटरी लीव के लिए क्या रूल होता है सर? वो किसी को भी मिल सकते हैं और कब तक मिलते हैं, कितने मिलते हैं? और सर मतलब ये इमीडिएट लेना होता है उसी वीक में या पूरे महीने में कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी है सर? हाँ, उसका टाइम पीरियड रहता है, जनरली शायद 1 महीना रहता है कि कंपनसेटरी हॉलीडेज जो होते हैं जनरली लोअर स्टाफ ज्यादा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफिसर लेवल पे कंपनसेटरी वाला प्रैक्टिस मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि उनको रूल अलाउ करता है कि नहीं, लेकिन लोअर स्टाफ में दैट इज वेरी प्रिवलेंट कि आपने ड्यूटी लगा दी संडे की या सैटरडे की किसी भी पर्पज से, तो वो उसके कंपनसेशन में नेक्स्ट मंथ में वो अवेल कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस जिस ऑफिस में इस तरह के काम होते रहते हैं, जैसे सैटरडे संडे में कई बार पेट्रोलिंग का काम होता है, कई बार मतलब अपने आपका जो भी एस्टेट वगैरह है तो उसमें कई ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, रात में ड्यूटी लगा दी या पूरे डे टाइम में लगा दी कि आपको यही काम है संडे के दिन, जब नॉर्मल आपका ऑफिस आवर्स नहीं है, ठीक है, संडे के दिन आपके ऑफिस आवर्स नहीं होते, बट आपको वो गार्ड करवाना है आपका प्रेमाइसेस, तो जनरली इस तरह के उसमें ड्यूटी लगा देते हैं, तो कंपनसेटरी ऑफ उनको मिलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अगले हफ्ते से लेकर के नेक्स्ट मंथ तक चलता है, तो अभी एग्जैक्टली मेरे पास उसका मटेरियल नहीं है, बट ये है कंपनसेटरी ऑफ मिलता है। हाँ, नेक्स्ट सर कॉम्पेंसेटरी लीव सर गेजेटेड ऑफिसर को नहीं मिलता है सर, और अगले 1 महीने में सर इसको अवेल कर लेना है विद इन 30 डेज सर। अच्छा, गस्टेड को नहीं मिलता है ना? गेजेटेड को नहीं मिलेगा सर, नॉन गेजेटेड जेई तक मिल जाएगा सर। ओके, हाँ मैं वही कह रहा था, मुझे सर मैंने कभी देखा नहीं था किसी ऑफिसर को मिलते हुए, तो लोअर स्टाफ को ही मिलता है, ठीक है, थैंक यू। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे कि आपने बताया ज्वाइनिंग टाइम जो अनअवेल लीव है, ज्वाइनिंग टाइम है उसको क्रेडिट करने के लिए बात हो रहा था सर। तो हमारे ऑफिस में ये केस हुआ था सर, जिसमें रेफरेंस ये दिया गया कि ऑफिसर ने तो जो जल्दी ज्वाइन कर लिया, मान ली कि 2 दिन का लीव ज्वाइनिंग टाइम अवेल करके ज्वाइन कर गए, उनको ये रेफरेंस दिया गया कि आपको तो एडवांस ज्वाइन करने के लिए कहीं कोई बताया नहीं, तो आपने ज्वाइन कर लिया, तो ये तो ऐसा नहीं कि ऑफिसर ने आपको जल्दी बुला लिया, आप चाहे तो 10 दिन अवेल करके ज्वाइन कर सकते थे, इसलिए आपका क्रेडिट नहीं होगा। पहला और एक सिंगल मोस्ट रूल है, बेसिक कह लो और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इफ यू आर ट्रांसफर्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, तो जितने भी रूल्स हैं वो सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम पे मिलेगी, अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम हैज टू बी क्रेडिट टू ईएल अकाउंट, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको, जो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी अलाउंस है वो सारा एप्लीकेबल होगा उसमें। अगर आप 2 दिन में ज्वाइन कर रहे हो या 10 दिन बाद ज्वाइन कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। क्या होता है देखिए, गवर्नमेंट आपको आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है कि मैक्सिमम 10 डेज का आपके पास ज्वाइनिंग टाइम है सपोज, तो आप स्टेशन आपका चेंज किया आपने, रेजिडेंस भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, रेजिडेंस चेंज करना इमीडिएटली जरूरी नहीं होता, रेजिडेंस नेक्स्ट 6 मंथ तक आप चेंज कर सकते हो, तो आप गए, आपने इमीडिएटली जाके नेक्स्ट डे ज्वाइन किया, ठीक है, दैट कुड बी ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी, कुछ भी रीजंस हो सकता है, तो 9 डेज आपके पास अनअवेल्ड हैं, तो आप हो सकता है कि वो 9 डेज को ईएल में आप कन्वर्ट कराइए, और 9 डेज जब आप वापस जाते हो, क्योंकि अब आपको अपना सामान लेने, अपनी फैमिली को लेने के लिए भी आप जाओगे, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर आपका ट्रांसफर माना जाता है, तब उसमें जितना भी अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो एप्लीकेबल होंगे। तो आप अपनी जब फैमिली को लेने जाते हो, अपने पुराने घर को आप उसको वहां से वैकेट करते हो, तब आप वापस आते हो, तो 9 डेज की सैलरी आप सॉरी लीव आप वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं दी जा रहा तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उस दौरान ही आपको क्रेडिट करवाना है अपने ईएल अकाउंट में, आप बाद में भी करा सकते हो, ठीक है। जिसने भी किया है वो गलत है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, दैट इज अगेंस्ट द रूल। Actually, what happens is, field office, most of the field office, they are not giving the. While coming from field to headquarter, it is easily credit, sir, that unavailed joining period. But we are coming from headquarter to field, no, sir, it is not possible to credit, sir. Because every organization, most of the organization, I think they are not giving, sir, that unavailed joining. If there is any separate order in this, sir? Sir, regarding the same, sir,
मेरा सेम सिचुएशन था सर, लेकिन मेरा सर्कल ऑफिस सॉरी कोऑर्डिनेशन ऑफिस से क्या बोला है कि आप इन केस आपका साथ फैमिली लेके आया तो आपको ज्वाइनिंग टाइम भी बाद में अवेल नहीं कर सकते। इन केस आप फैमिली नहीं लेके आया, हमारा सेकंड ऑफिस में ज्वाइन किया सर, उसके बाद आपको एलिजिबल है वापस जो प्रीवियस ऑफिस में जाने के लिए और फैमिली लेके आने के लिए। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे जब और ट्रांसफर अनाउंसेस जब हम पढ़ेंगे ना, तो अब ये सारा आपको हम एग्जांपल से बताएंगे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। हाँ सर, ठीक है, तो आप फैमिली ला रहे हो नहीं ला रहे दैट इज टोटली अप टू यू। पहली चीज, आप हो सकता है 6 मंथ बाद फैमिली लाते या 4 मंथ बाद लाते, उसका ज्वाइनिंग टाइम के क्रेडिट होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, unavailed joining time should be credited to your EL account. That is the final thing. और उसके if and but जो लगा रहे हैं आप उनको रूल दिखाइए और उसको रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, ये कोई वो वाली बात नहीं कि आपको इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए बोला गया था तो आपके ऊपर ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं। पर्टिकुलर कोई ऑफिस अपना रूल इसको रूल लगाकर प्रिवेल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल विल प्रिवेल ओनली। मुझे जो डायरेक्शन मिला है कि सर हायर ऑफिसर का कुछ लेटर चाहिए फॉर द अर्ली ज्वाइनिंग के लिए, कुछ आपको बोला है सब बोला है। देखिए क्या हुआ कि आई वाज इन द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, आई वाज पोस्टेड एट कानपुर, है ना, फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर। सो आई वाज बीइंग रिलीव्ड ऑन 31st May। ठीक है, मेरा ऑर्डर था 31st May 2012। तो आई आस्क्ड सेंट्रल वाटर कमीशन एस्टैब्लिशमेंट 3 सेक्शन ऑफिसर की that time some lady has picked the phone, so I asked ki madam, I am being relieved from my previous department and going to join the CWC, please let me inform ki tomorrow I'll going to join, so I will have 10 days joining time, so 9 days that should be converted to my EL account. That I spoken to her and I told her clearly. She said कि सर मुझे नहीं मालूम, आपको आप कल आ जाइए इमीडिएटली। ठीक है, बट आपका ज्वाइनिंग टाइम का केस आपका नहीं बनता है, उसने मुझे ये बोला। तो मैंने कहा मैडम लगता है आपको मालूम नहीं है रूल, ये 2012 की बात है। मैंने कहा कि मेरे को ज्वाइनिंग टाइम भी मिलेगा और मैं ज्वाइनिंग टाइम के बियॉन्ड भी आ सकता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड भी करा सकता हूँ, वो सब मेरे परव्यू में है। बट मैं नेक्स्ट डे आ गया था क्योंकि मुझे इमीडिएटली ज्वाइन करना था। ठीक है, मैं इमीडिएटली आया और उसके बाद मुझे 9 डेज का ज्वाइनिंग टाइम क्रेडिट हुआ। बाद में लैब्स हो सकते हैं, ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है कि कुछ ऑफिस प्रॉम्प्ट होते हैं, कुछ ऑफिस को प्रेशर डालना पड़ता है कि नहीं नहीं आप करिए, आप गलत हो रूल में, बट वो होगा, दैट विल प्रिवेल, रूल विल प्रिवेल वन डे। और जब भी आप उसको थोड़ा सा अच्छे से उसको फॉलो अप करेंगे तो। और कुछ डाउट पूछिए सर ये पूछना था, जो पैटर्निटी लीव 15 दिन का मिलता है मेल वालों को, ये सर एक ही स्पेल में लेना होता है या 2 या 3 स्पेल? नहीं, सिंगल स्पेल है इसका, सिंगल स्पेल है, क्योंकि इसका पर्पस ही वही है कि आपको अपनी फैमिली को थोड़ा सा असिस्ट करना है, हेल्प करना है। बाकी अगर वो लेडी ऑफिसर है तो उसको सारा मिलता है, मैटरनिटी लीव भी मिलता है उसको, चाइल्ड केयर लीव सब मिलेगा। बट लोगों के लिए, मेल ऑफिसर्स के लिए 15 डेज का ही है। ठीक है, तो और उसका भी इमीडिएटली नहीं आप लेना चाह रहे हो तो आप विद इन 6 मंथ्स कभी भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है सर, वन मोर सर जैसे मेडिकल छुट्टी पे जाते हैं तो उसमें 1 दिन की या 2 दिन का मेडिकल रहता है, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? नहीं, देखिए मैं तो आपको ये बोलूंगा, जब 1-2 दिन की छुट्टी पे जाएं तो वैसे भी मेडिकल मत ही लीजिए, आप सीएल ले लो या नॉर्मल ईएल ले लो। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब है आपका कम्यूटेड लीव आएगा, उसमें आपके जो भी फॉर्म है उसमें सीओएम लिखा जाएगा, कम्यूटेड का सीओएम, उसमें फिर आपकी एचपीएल कटेंगी। ठीक है जी नहीं सर, वो सर्टिफिकेट जरूरी है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे हाँ, मेडिकल अगर सीओएम आप लगाओगे तो आपको गवर्नमेंट डॉक्टर
या जी ऑथराइज्ड जो भी आपका हॉस्पिटल है उसका लगेगा, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल उसका सर्टिफिकेट लगता है कि ये बीमारी से है, जैसे तो इज दैट वाइज सीजीएचएस डिस्पेंसरी से भी, डिस्पेंसरी में जो पर्ची पे लिख दिया उससे चल जाएगा, या फिर क्या नाम चलेगा चलेगा, सर्टिफिकेट? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। आप वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं हाँ, कि वायरल है ये वो XYZ जो भी आपको बीमारी है, इज एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट, बस उतना लिख दिया बहुत। 2 दिन के लिए भी लिखा, 3 दिन के लिए हो जाता है। उस फिर मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट उसकी जरूरत नहीं है उसमें? नहीं नहीं, उसमें जब छुट्टी आपकी खत्म हो रही हो ना, तो सेम डे पे आप सुबह चले जाइए और सीजीएचएस वहां से लिखवा लीजिए इज फिट टू जॉइन, वो उसी में उनका जो स्लिप होती है उसी में लिख के दे देते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है, उसके सीजीएचएस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीजीएचएस वाला बड़ा आराम से हो जाता है काम। ठीक है, अब कई बार लोग ऐसा होता है ना, कई बार उन्होंने उठा करके किसी नॉर्मल प्रैक्टिशनर का, कई बार वो एमबीबीएस भी नहीं होता, वो औषधालय लिखते हैं नीचे कुछ ऐसा, झोला छाप डॉक्टर का भी लेके चले आते हैं, कुछ तो ऐसा भी है, तो वहां पे वो ऑब्जेक्शन उठते हैं ना कि भाई ये तो मैनिपुलेटिंग लग रहा है, थोड़ा सा केस है ना। सर मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है? बहुत बहुत जरूरी है, और हम लोग के लिए खासतौर पे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तो अगर आपके पास सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं है सपोज, तो आप कोशिश ये करिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलेगा, स्टेट कोई भी चलेगा, म्युनिसिपल हॉस्पिटल चलेगा, गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी हॉस्पिटल है, तो वो बहुत आराम से आपका जस्टिफिकेशन उसमें हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि लोगों ने छुट्टी ली है किसी अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में उसको रेगुलाइज कराया है। ठीक है, तो कई बार उनका कंडक्ट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अपने ऑफिस में कंडक्ट अच्छा नहीं है, मतलब उनका ऑफिस के टर्म्स अच्छे नहीं है अपने ऑफिसर्स के साथ में, और माहौल बड़ा खराब है, बट उन्होंने इस तरह का जब फायदा उठाया तो कई बार कंट्रोलिंग ऑफिसर उसमें मेडिकल बोर्ड बैठा देता है, ऐसे भी कई केसेस आते हैं। फिर वो पता चलता है कि मेडिकल बोर्ड ने पता लगाया भाई ऐसी कोई बीमारी नहीं, इस तरह का कोई सर्टिफिकेट जो दिया है वो सब फर्जी है, तो उसमें थोड़ा सा डिपार्टमेंटल केस बन जाता है उसमें। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए, भले ही प्राइवेट का भी हो तो आप लगाइए, अगर देखिए आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप प्राइवेट का लगाइए, उसके बेसिस पे आप सीजीएचएस में जाके उसको इंडोर्स करा लीजिए, सबसे अच्छी बात होती है। सीजीएचएस का इंडोर्समेंट हमेशा काम करेगा। ठीक है, और अगर आपने उसमें इलाज भी करवाया है तो इमरजेंसी वाला लगा सकते हैं कि भाई आपके घर से दूर था या और टाइम में था जिसमें आप सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी नहीं जा पाए, रेफरल नहीं ले पाए, तो सब चीजें हो जाती हैं, वैसे रेगुलाइज हो जाएंगी। और कोई क्वेरी, डाउट? सर ऑन कॉस्ट वाला ट्रांसफर में ट्रांजिट टाइम मिलता है क्या? ट्रांजिट टाइम तो मिल जाता है, क्योंकि आपको भाई अपना जो ओल्ड स्टेशन न्यू स्टेशन आने के लिए जितना भी ट्रांजिट टाइम चाहिए होगा तो उसमें हो जाता है, बट वो ट्रांजिट टाइम के अगेंस्ट में आपकी वो नहीं मिलती है, ज्वाइनिंग टाइम वाला जो होता है ना, ज्वाइनिंग टाइम पे, वो एप्लीकेबल नहीं होता। जनरली लोग कोशिश करते हैं कि ओन कॉस्ट पे सैटरडे संडे वाला दिन देख लेते हैं, उस हिसाब से वो वहां से रिलीव होते हैं और छुट्टी वाले दिन ट्रैवल करके नेक्स्ट डे पे आके मंडे को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1-2 दिन में वैसे भी किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ओन कॉस्ट का मतलब ही ये है कि आपने अपनी कॉस्ट पे किया है, तो ऑल द एक्सपेंसेस हैव टू बी बोर्न बाय यू। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सारी कॉस्ट उसमें जस्टिफाई हो जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर कंपनसेटरी लीव के रिगार्डिंग में कोई जो है सर्कुलर या ऑर्डर है क्या कि इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्टाफ लोग जनरली इसको अप्लाई करते हैं और कोई फिक्स इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो इसके लिए कुछ है क्या राइटिंग में? लेट मी एक्सप्लोर फर्स्ट। ठीक है, मैंने भी इसको इसलिए अपने प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं बनाया था, ये सामने मेरे नहीं आया था केस, तो ठीक है, आई एक्सप्लोर कि क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है एंड आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, उसको देखेंगे। और इसके अलावा और कुछ? ठीक है, if no other queries there, then we can close this session for leave and joining time, and we'll start our next session
ऑन LTC एंड TA। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूं। उसके बाद 1